नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 13 जून और 13 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है? What is India's rank in the Global Gender Gap Report 2025 released by the World Economic Forum? अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो तैयार की गई है इसमें भारत की रैंक है 131वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह रिपोर्ट 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। भारत की रैंकिंग 2 स्थान गिरकर 131वें स्थान पे पहुंच गई है कुल 148 देशों में। आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है। अगला सवाल है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के समापन अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस राज्य में किसानों को संबोधित किया है? ऑन द फाइनल डे ऑफ द विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 इन विच स्टेट डिड द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एड्रेसेस फार्मर? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 ये 15 दिनों का एक अभियान था, ठीक है, जो शुरुआत हुई इसकी 29 मई से और 12 जून इसका कल समापन था। और ये किस राज्य में समापन हुआ है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 15 दिवसीय अभियान के अंतिम दिन श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के बारडोली में किसानों को संबोधित किया। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द जगह का नाम आया है बारडोली। तो वही बारडोली है जहां पर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक गांवों में 55,000 से अधिक कार्यक्रम हुए और 1.12 करोड़ किसानों से संवाद भी हुआ। गुजरात प्राकृतिक खेती, अरंडी, जीरा, खजूर जैसे कृषि उत्पादों में अग्रणी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC की 137वीं बैठक किसने अध्यक्षता में आयोजित की गई है? Who chaired the 137th meeting of the Offshore Security Coordination Committee? ऑप्शन है आपके भारतीय नौसेना प्रमुख, भारतीय वायुसेना प्रमुख, परमेश शिवमणि जो कि महानिदेशक है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड्स के, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC की 137वीं बैठक की अध्यक्षता परमेश शिवमणि जो कि महानिदेशक ICG के हैं इन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। OSCC की 137वीं बैठक 12 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ध्यान रखिएगा, होस्टिंग प्लेस नई दिल्ली में हुआ है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि जी ने की थी और बैठक में अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, ऊर्जा अवसंरचना की रक्षा और एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ जून 2025 में मनाई गई। इस मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? The 11th anniversary of the Digital India Mission was celebrated in June 25. In which year was this mission launched? Important क्वेश्चन बनने वाला है ये, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन का 11 साल पूरा हो गया है 2025 में। और यहाँ सवाल कह रहा है कि भाई इसका शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2015। ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में की थी। यह पहल गरीबों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करती है।
डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 44 लाख करोड़ सीधे खातों में ट्रांसफर हुए और 3.48 लाख करोड़ की बचत भी हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को प्रदान किया गया है? अगेन एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वॉज कन्फर्ड द श्रीमंत शंकर देव अवार्ड? ऑप्शन है आपके मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, शोभना नारायण या लेखा जाधव। तो अभी हाल ही में श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार सोनल मानसिंह जी को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार असम के सांस्कृतिक प्रतीक श्रीमंत शंकर देव के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा प्रदान किया गया और डॉक्टर सोनल मानसिंह को उनकी शास्त्रीय कला, सामाजिक चेतना और महिला सशक्तिकरण के लिए यह सम्मान मिला है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में स्वीडन में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पारदर्शी मतदाता सूची प्रणाली को प्रस्तुत किया? At which international event in Sweden did India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar present the transparency of India's electoral roll system? Options हैं आपके Global Democratic Summit, International Conference on Election Reforms, Stockholm International Conference on Electoral Integrity या Nordic Forum on Voting Rights। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी सम्मेलन में भारत की पारदर्शी मतदाता सूची प्रणाली को प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन, ये तो हो गया, उन्होंने भारत की वार्षिक मतदाता सूची संशोधन और राजनीतिक दलों के साथ साझा करने की प्रक्रिया को वैश्विक आदर्श बताया। भारत 1960 से मान्यता प्राप्त दलों को वोटर लिस्ट साझा करता है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला सवाल है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत को समुद्र में डुबोकर बनाया जा रहा है? अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिल रहा है। पहला क्वेश्चन, अंडर वाटर म्यूजियम भारत का पहला बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कि एक युद्धपोत को समुद्र में डुबोकर बनाया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि उस युद्धपोत का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके INS विक्रांत, INS शिवालिक, INS गुलदार या INS गोदावरी। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार इस युद्धपोत को समुद्र में डुबोकर बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब ये तो हो गया युद्धपोत का नाम जिसमें बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। INS गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निवती रॉक्स के पास डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम को और कोरल रीफ बनाया जा रहा है। यह परियोजना 46.91 करोड़ की लागत से पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है और यह म्यूजियम समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे नया डिप्टी CEO नियुक्त किया है? Who has been appointed as the new deputy CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस in June 25? ऑप्शन है आपके रजनीश कुमार, आलोक मिश्रा, दिनेश खरा या फिर मोहम्मद आरिफ खान। तो जून 2025 में SBI जनरल इंश्योरेंस ने नया डिप्टी CEO नियुक्त किया है। इनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मोहम्मद आरिफ खान को 11 जून 2025 को SBI जनरल इंश्योरेंस का डिप्टी CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने 2000 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में करियर की शुरुआत की थी। उनके पास बैंकिंग और डिजिटल परिवर्तन में 25 वर्षों का अनुभव है, जिससे कंपनी को रणनीतिक मजबूती मिलेगी। अगला सवाल, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा?
फ्रॉम विच डेट विल आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन बिकम मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन तत्काल बुकिंग्स इन इंडियन रेलवेज? ऑप्शन है आपके 1 जुलाई 2025, 15 जुलाई, 1 अगस्त या 30 जून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2025। भारतीय रेलवे ने तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए OTP आधारित प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। यह नया नियम 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होगा। यात्रियों को अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर उपयोग करके OTP के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होगा। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड यानी कि NIIF की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या मुंबई। तो 6वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की नई दिल्ली आयोजित की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। NIIF की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। NIIF भारत सरकार द्वारा 2015 में स्थापित एक प्रमुख निवेश मंच है जो अवसंरचना परियोजनाओं में पूंजी निवेश को बढ़ावा देता है। इस बैठक में देश की आर्थिक विकास हेतु रणनीति और नीतिगत निर्णय लिए गए। तो ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ ऐसा, और अगर लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि रोज के करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।